ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एलसीआर सीरीज सर्किट। ये सर्किट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो समझ लेना कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गणेश सर और आप देख रहे हैं लर्न टू लर्न एकेडमी का ये चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलसीआर सीरीज सर्किट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ के लेते हैं इसमें एल सी और आर क्या रहता है। सबसे पहले एल एल माने यहां पर रहता है इंडक्शन कॉइल। इंडक्शन कॉइल को हम एल से डिनोट करते हैं। बाद में सी सी माने यहां पर रहता है कैपेसिटर, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा था। और ये रेगुलर आर मतलब हमारा है। इसका मतलब क्या है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। इसमें E0 जो रहता है ये आपकी रहती है पीक वैल्यू। इसको पीक वैल्यू बोलो या फिर मैक्सिमम वैल्यू बोलो या फिर एम्पलीट्यूड आप बोल सकते हो। साइन ओमेगा टी, इसमें ओमेगा क्या रहता है, ओमेगा आपका रहता है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी, कभी कभार इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इस एंगुलर वेलोसिटी के कौन कौन से फॉर्मूले रहते हैं, एक तो रहेगा थीटा बाई टी रहता है, एक रहता है 2 पाई बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी माने क्या रहता है, टाइम पीरियड रहता है, करेक्ट। एंड 2 पाई एफ रहता है, एफ माने यहां पर रहेगी फ्रीक्वेंसी। अभी हल्का सा फर्क रहता है, समझ के लीजिए। ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इस एफ को बोलते हैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी। ओके, दोनों का डायमेंशन सेम रहता है। ओके, तो ये ओमेगा टी माने क्या है, ये है आपका एंगल। इसी एंगल को यहां पर हम वर्ड यूज करने वाले फेज। बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे इस फेज वर्ड को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये हमारा सिंपल वाला एंगल है, 30 डिग्री 90 डिग्री वाला वही एंगल है। यहाँ पर जिस उसको हम क्या सिर्फ बोल रहे हैं, फेज बोल रहे हैं। तो आपके अप्लाइड ईएमएफ का इक्वेशन क्या बन रहा है, E0 साइन ओमेगा टी। ये आपने यहाँ पर अप्लाई किया है। अभी ये सीरीज कनेक्शन है, इसका मतलब यहाँ पर करंट जो होगा वो आपका सेम रहेगा। मतलब इंडक्शन कॉइल, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, इनमें से पास होने वाला करंट आपका सेम रहेगा। उसको मैं लिखता हूं I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस 5। अभी इसको थोड़ा सा समझ के लेते हैं। ये मैंने क्या लिखा है, ओमेगा टी प्लस माइनस 5। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा ईएमएफ है उसका एंगल कितना है, फेज कितना है, ओमेगा टी। और करंट का एंगल में कितना बोल रहा हूं, ओमेगा टी प्लस माइनस 5। इसका मतलब ये जो प्लस माइनस 5 है ये हो गया आपका फेज डिफरेंस। इन दोनों के फेज के बीच का डिफरेंस। मान लो कि इसका फेज है, इसका फेज ये ओमेगा टी जो है ये 30 डिग्री और इसका फेज जो है वो है 60 डिग्री। तो फेज डिफरेंस कितना हुआ, 30 डिग्री। वैसा ही अभी इसमें प्लस माइनस लिखा है, उसकी ओर मैं थोड़ी देर में आता हूं। तो ये ओमेगा टी प्लस माइनस 5 रहेगा। अभी यहां पर अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है तो करंट सेम रहता है और वोल्टेज जो है वो ऐड हो जाता है। तो यहां पर वोल्टेज आपका टोटल कितना रहेगा, E इज इक्वल टू EL प्लस EC प्लस ER बराबर। इस तरीके से हमको लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं है भाई, एसी चैप्टर है। इसको अलग से सीखने की जरूरत ही इसलिए है कि यहाँ पर इस तरीके का सीन नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है समझ के लीजिए, क्योंकि इनके इक्वेशंस में हमको ये जो फेज नजर आ रहा है, एंगल, इसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। तो यहां पर हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक फेजर डायग्राम बनानी पड़ेगी। फेजर डायग्राम का मतलब क्या होता है, फेज को रिप्रेजेंट करने वाली, फेज को मतलब एंगल को रिप्रेजेंट करने वाली डायग्राम। तो यहां पर अगर हम इंडिविजुअल सर्किट्स की बात करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि अगर मैं करंट एक्स एक्सिस पर लेता हूं, ओके, मान लो कि यहां पर करंट मैंने एक्स एक्सिस पर ले लिया है, ये मेरा करंट है, एक्स एक्सिस पर मैंने यहां पर करंट ले लिया है। तो इंडक्शन कॉइल के अक्रॉस का जो वोल्टेज रहेगा वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है। ओके, तो वो आएगा यहां पर आपका आ जाएगा EL। कैपेसिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज रहेगा
वो करंट से लैग करता है 90 डिग्री, मतलब वो 90 डिग्री पीछे रहेगा ईसी। एंड रेजिस्टर के अक्रॉस का जो ईएमएफ वोल्टेज जो रहता है वो इन फेज रहता है करंट के साथ, इसका मतलब है वो ईआर जो है वो आपका यहां पर आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग कि यहां पर समझ के लेना है कि यहां पर इस फेज की वजह से आपके वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन जो है वो हर जगह पर आपको अलग नजर आने वाला है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका एक वेक्टर एडिशन लेना पड़ेगा। आई नो आपका वोल्टेज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ड्यू टू दिस फेजर डायग्राम हमको इनका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो ईएल एंड ईसी जो है एक दूसरे के अपोजिट नजर आ रहे हैं, तो मैं अज्यूम करता हूं कि आपका ईएल जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पर आ जाएगा विच इज ईएल माइनस ईसी, एंड ईएल माइनस ईसी एंड ईआर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो पैरेललोग्राम का लॉ इस्तेमाल करके इस तरीके से हमको ये रिजल्टेंट मिल जाएगा, हमारा नेट ई। ओके, तो ये करंट है, ये आपका नेट ईएमएफ हो गया, तो ये इन दोनों के बीच का एंगल हो गया फेज डिफरेंस। ओके, तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि आपका वोल्टेज जो है वो करंट से लीड कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है, वो कभी कभार लैग भी कर सकता है, वो आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो यहां पर जो मैंने इसको इनकरेक्ट बोला है, तो सर करेक्ट इक्वेशन क्या रहता है वोल्टेज का, तो देख लो यहां पर क्या क्या हो जाएगा। ये आपका बेस है ईआर, और ये आपकी हाइट है ईएल माइनस ईसी, और ई जो है आपका हाइपोटेनियस है, तो यहां पर हम पाइथागोरस यूज करेंगे, तो ई बन जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ ईआर स्क्वायर प्लस हाइट कितनी आपकी ईएल माइनस ईसी ब्रैकेट स्क्वायर, ढन ये। तो ये है आपका रिलेशन, आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीआर सीरीज सर्किट में आपका ईएमएफ का रिलेशन जो है वो इस तरीके से रहेगा। अभी यहां से हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकालने वाले हैं, वो समझ के लेते हैं। बेसिक हमारे वोल्टेज का मतलब ओम्स लॉ जिसको बोलते हैं, वोल्टेज एंड करंट का रिलेशन, वो क्या है, V इज इक्वल्स टू IR। बहुत ही सिंपल है सर, V इज इक्वल्स टू IR बराबर वोल्टेज क्या रहता है आपका रेजिस्टेंस एंड करंट का प्रोडक्ट रहता है। तो यहां पर थोड़ा सा समझ के लेते हैं क्या क्या सीन रहने वाला है। ईआर को, ये तो सिंपल रेजिस्टर है, तो यहां पर डेफिनेटली मैं I इंटू R लिख सकता हूं ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस यहां पर ईएल को समझ के लेते हैं। ईएल में जो बेसिकली करंट क्या रहता है आपका, करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज रहता है बराबर, और रेजिस्टेंस क्या रहता है, अपोजिशन टू दैट फ्लो ऑफ चार्ज बराबर। तो रेजिस्टर में जो अपोजिशन होता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं, लेकिन इंडक्शन कॉइल में जो अपोजिशन होता है टू द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, उसको हम बोलते हैं एक्सएल। ओके, आई इंटू ये एक्सएल बन जाएगा। सिमिलरली यहां पर जो रहता है कैपेसिटर में वो रहेगा आई इंटू एक्सी। अभी ये एक्सएल एंड एक्सी क्या रहता है, एक्सएल आपका रहता है आपका, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, उसका फॉर्मूला रहता है ओमेगा एल माने 2 पाई एफ एल, और एक्सी आपका रहता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बेसिकली रिएक्टेंस मतलब क्या रहता है, ये भी करंट को होने वाला अपोजिशन है। कैपेसिटर सर्किट में जो करंट को अपोजिशन होता है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इंडक्शन कॉइल में जो करंट का अपोजिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टर में जो करंट का अपोजिशन होता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये रेजिस्टेंस जैसे ही टर्म है वो भी करंट को अपोज करते हैं, इसलिए इन दोनों का यूनिट भी सेम रहता है विच इज ओहम, जो हमारे रेजिस्टेंस का रहता है। सिमिलरली यहां पर ये जो नेट करंट, नेट वोल्टेज है, वहां पर अभी मैं लिखूंगा I इंटू जेड। ओके, तो यहां पर पहले तो मैं कैंसिल करता हूं, जेड क्या होता है बताता हूं। तो ये I सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैंसिल होता है क्या, हाँ कैंसिल होता है बच्चा लोग। यहां से कॉमन आ जाएगा, फिर यहां से कॉमन बाहर निकलेगा, तो सिर्फ I बन जाएगा और वो I कैंसिल हो जाएगा। तो आपको एक जेड का एक रिलेशन मिल गया, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट स्क्वायर। अभी इसमें आर क्या है आपका, रेजिस्टेंस है बराबर, एंड
एक्सएल एक्सी क्या है आपका? रिएक्टेंस है। तो रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस मतलब आपके सर्किट में रेजिस्टेंस की वजह से होने वाला अपोजिशन, रिएक्टेंस की वजह से होने वाला अपोजिशन, मतलब टोटल अपोजिशन इन एलसीआर सर्किट टू द फ्लो ऑफ करंट, उसको हम बोलते हैं जेड, विच इज आवर इंपीडेंस। ओके, इसको बोलते हैं इंपीडेंस। ओके, सो जेड का ये फॉर्मूला बन गया, इसको बोलते हैं इंपीडेंस। इस इंपीडेंस का भी यूनिट सेम रहता है बच्चा लोग, विच इज ओहम। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ के लीजिए। मैंने क्या लिखा है? इंपीडेंस लिखा है। इंपीडेंस मतलब क्या? नेट अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन एलसीआर सीरीज सर्किट। ओके, तो इंपीडेंस का भी यूनिट ओहम रहता है। और यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमको इंपीडेंस का मिल गया, Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के लीजिए इसको। ओके, तो यहां से मुझे एक इंपीडेंस ट्रायंगल मिल जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा मैं यहां पर ही लिख देता हूं। इंपीडेंस ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपीडेंस ट्रायंगल हम बहुत जगह पर यूज करने वाले बच्चा लोग, समझ के लीजिए। मैं इसी फेजर डायग्राम को थोड़ा सा रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपीडेंस के टर्म्स में थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता हूं। बेस में क्या है? ईआर, ईआर की जगह पर मैं लिखूंगा आर। ओके, हाइट में क्या है? EL माइनस ईसी है, EL माइनस ईसी की जगह पर मैं लिखूंगा XL माइनस XC। एंड हाइपोटेन्यूज क्या है? E, E की जगह पर लिखूंगा Z। बन गया हमारा इंपीडेंस ट्रायंगल। ओके, और यही आपका रहेगा फाई। तो यहां पर जो मैंने लिखा है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस फाई, तो यहां पर फाई का इक्वेशन क्या बन जाएगा देख लो। यहां पर जनरली हम अगर एंगल रिप्रेजेंट करना है तो टैन के टर्म्स में करते हैं। तो टैन क्या हो जाएगा इसका? टैन हो जाएगा सर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहां पर फाई इज इक्वल्स टू मैं लिखता हूं टैन इनवर्स ऑफ अपोजिट माने एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो ये हो गया आपका फेज डिफरेंस इन एलसीआर सीरीज सर्किट। तो एलसीआर सीरीज सर्किट में करंट लीड करेगा या वोल्टेज लीड करेगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये आपकी ये वैल्यूज डिसाइड करती है। थोड़ा सा मैं और डिटेल में आपको बता देता हूं किस तरीके से ये सीन रहेगा। अभी इस डायग्राम में आप देखोगे तो मैंने कंसीडर क्या किया है? EL जो है आपका EC से ग्रेटर है। मतलब अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन यहां पर हो जाएगी, इफ EL इज ग्रेटर देन EC, इसका मतलब क्या है? XL इज ग्रेटर देन XC। अगर ऐसा सीन रहता है तो क्या कर रहा है? आपका करंट जो है वो वोल्टेज से क्या है? लैग कर रहा है। करंट लैग्स EMF बाय 5। करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। अगर उल्टा लिख दो तो मतलब EL इज लेस देन EC होगा, तो मतलब XL इज लेस देन XC होगा। तो ये जो E नेट है ये आपका यहां पर नीचे आ जाएगा। तो उस टाइम पर मैं क्या बोलूंगा? करंट लीड्स EMF बाय 5 एंगल। 5 कितना होगा? इतना। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें रहती है कि अगर आपका EL एंड EC सेम रहेगा तो मतलब XL इज इक्वल टू XC रहेगा, तो भाई सिंपल है। तो XL और XC अगर सेम रहेगा, EL और EC सेम रहेगा, तो इन दोनों का नेट तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? सिर्फ ER बचेगा। तो ER कैसे है? करंट के साथ ही है। तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका फेज डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे करंट एंड वोल्टेज जो है वो इन फेज है। ओके, वो दोनों भी कैसे है? इन फेज है। और ये तीसरी वाली कंडीशन ही आपकी रहती है रेजोनेंस कंडीशन। अभी मैंने जैसे आपको बोला कि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट है, इसका रीजन यही है। इस पूरे चैप्टर में हम 8 सर्किट्स देखते हैं, उसमें से 7 सर्किट जो है इसी से ओरिजिनेट होते हैं। कैसे? समझ के लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एलसीआर सीरीज सर्किट। उसके बाद क्या आएगा? एक रहता है एलसी सीरीज सर्किट। ओके, तो एलसी सीरीज सर्किट में क्या है? एलसी सीरीज सर्किट में सर आर मिसिंग है, तो यहां पर जहां पर भी आपको आर की टर्म्स नजर आ रहे हैं उसको निकाल दो। यहां पर आर नजर आ रहा है, निकाल दो। यहां पर आर नजर आ रहा है, निकाल दो। यहां पर आपको आर नजर आ रहा है, निकाल दो। तो वो बन गया एलसी सीरीज सर्किट।
अगर सीआर सर्किट की बात करूंगा तो सीआर सर्किट में मिसिंग क्या है बच्चा लोग, एल, इंडक्शन कॉइल मिसिंग है, तो एल के टर्म्स निकाल दो, यहां से ईएल निकाल दो, ओके, यहां से एक्सएल निकाल दो, यहां से भी एक्सएल निकाल दो, हो गया काम। अगर मैं आपको एलसी सीरीज सर्किट की बात करूंगा तो एलसी सीरीज सर्किट में, एलसी हो गया सॉरी, अगर मैं एलआर सर्किट की बात करूंगा तो एलआर सर्किट में मिसिंग क्या है, एलआर सीरीज सर्किट में सर कैपेसिटर मिसिंग है, तो कैपेसिटर के टर्म्स आप ईसी को निकाल दो, आप एक्सी को निकाल दो, यहां से एक्सी को निकाल दो, हो गया भाई, बहुत ही सिंपल है। तो किसी भी सर्किट में हमको देखना क्या क्या है समझ के लीजिए, इसमें हर सर्किट में हमको देखना है कि अप्लाइड ईएमएफ क्या है, आपका करंट का इक्वेशन क्या बन रहा है, आपका फेज डिफरेंस कितना बन रहा है, इंपीडेंस या फिर रिएक्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है, और फेज डिफरेंस का एंगल कितना आ रहा है, मतलब वो एंगल की वैल्यू कितनी आ रही है, ये सारी चीजें देखनी। इन सारी चीजों को मैंने एक बहुत ही अच्छे से एक टेबल में आपके लिए नोट्स के टर्म्स में लिख कर रखा है। इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर के नोट्स ही मैंने आपके लिए बनाए हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाले, डेफिनेटली एक बार चेक कर लेना। और बच्चा लोग हमेशा याद रखना, इन सारी वीडियो से आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन आपको बार बार लगातार हमेशा उसको रिवीजन में रखना पड़ेगा। जितनी ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतने ही ये टॉपिक्स आपके क्लियर होते जाएंगे। आई होप एसी सर्किट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एलसीआर सीरीज सर्किट आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में।